फाइनल है ना? फाइनल। So the students, finally case of look. Finally, आवाज आ रही है? Can you hear me? सो वेलकम बैक। आप लोग अभी क्लिनिकल तो शुक्र है आप लोग खत्म हो गई, ठीक है। तो आज से इनिशियल सेशन स्टार्ट करेंगे। बदकिस्मती से जो है वो कोविड की वजह से जो आप लोग की लाइव क्लासेस तो खैर नहीं हो रही, लेकिन इन कैंपस क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन वो वीडियो कॉल्स जो है वो वीडियो या जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वो हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम फिर से जो है वो कुछ प्रीवियस कुछ 2-3 महीने जो आप लोग के 2-3 तो नहीं 1-2 महीने जो आप लोग की क्लासेस हुई है उसमें से कुछ चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी थी, लेकिन हमने जो है वो मैंने कुछ चेंजेस किए फर्स्ट कुछ लेक्चर्स में। तो जिन लेक्चर्स में मैंने चेंजेस किए तो वो दोबारा इंशाल्लाह हम जो चीज़ें पढ़ी है वो रिव्यू कर लेंगे, जो नहीं पढ़ी वो दोबारा वो इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल केयर नर्सिंग। बच्चों आप ग्रुप में एक वेरी गुड मॉर्निंग ग्रुप में एक मैसेज कर लो ताकि सारी जो है वो ऑनलाइन हो जाए। सिर्फ 5 बच्चे ऑनलाइन है। ओके आगे ऑनलाइन कुछ चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ठीक है। इंट्रो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके आज की लेक्चर के हमारी ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? आज हमने क्या करना है, आज हमने देखना है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग असल में क्या है, ठीक है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग है क्या, क्रिटिकल केयर नर्सिंग के 7 C's जो कि इम्पोर्टेंट है वो कौन से हैं, ठीक है। अब एक नर्स को हम क्रिटिकल केयर नर्स कब कहेंगे, ठीक है। उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एक नर्स को क्रिटिकल केयर नर्स कहने का क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्रिटिकल केयर यूनिट्स कैसे होते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट्स ये कोई आम यूनिट है, ठीक है, कोई आम वार्ड है या इसके लिए कोई स्पेशलाइज यूनिट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि उस यूनिट्स को हमने किस तरह जो है वो लेवल्स के ऊपर जो है वो क्लासीफाई किया है, ठीक है, किस तरह हमने उन्हें जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर एक नर्स जो है या एक स्टाफ जो है वो क्रिटिकल एरिया के अंदर काम कर रहा है तो आया वो नर्स या वो स्टाफ जो है वो कोई आम स्टाफ होगा, वो किसी भी वार्ड से उठा के हम स्टाफ को जो है वो क्रिटिकल एरिया में फेंक सकते हैं, क्रिटिकल एरिया में जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। या कोई जो है वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिक है तो उसकी पास जो है वो कौन कौन सी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उस सर्टिफिकेशन का जो है वो फ़ायदा क्या होगा,
उस सर्टिफिकेशन के डिफरेंट फ़ायदे हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, पेशेंट और फैमिली को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है नर्सिंग का, ठीक है, वो क्या है, असल में हमारा मेन फोकस जो नर्सिंग का है वो क्या है, वो क्लाइंट है। अब हम देखेंगे कि क्लाइंट को उस सर्टिफिकेशन से क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर मैंने मुख्तलिफ वार्ड्स या मुख्तलिफ यूनिट्स बनाए। मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास जो है ये क्या है कि क्रिटिकल केयर यूनिट है, CCU है, ICU है मेरे पास। अब उन CCU और ICUs को मैंने किस तरह डिज़ाइन करना है, ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैंने रखनी है, मैंने किस लेवल का बनाना है, ठीक है। फिर उसके लिए मुझे अब सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो स्पेशलाइज्ड डिज़ाइंड होगा, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड डिज़ाइंड होगा, मैं उसे स्पेशली डिज़ाइन करूँगा। उसके लिए वो फिर स्पेशली इक्विप्ड करूँगा उन चीज़ों को, ठीक है, उन एरियाज़ को स्पेशली इक्विपमेंट मुझे चाहिए उसके लिए। उसके बाद मुझे चाहिए स्पेशलाइज्ड स्टाफ या स्पेशलाइज्ड नर्सेस, ठीक है, उनके लिए मुझे जो है वो नर्सेस चाहिए, उनके लिए मुझे जो है स्टाफ चाहिए जो कि उस चीज़ को जो है वो उन पेशेंट्स को या उन कंडीशंस को जो है वो डील कर सके। फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक एरिया से जो है वो किसी भी एरिया से मैं स्टाफ उठा के या स्टाफ जो है वो निकाल के मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, तो आप लोगों को क्या लगता है उसके कुछ फायदे या नुकसान होंगे, ठीक है, जाहिर बात है उसके नुकसान होंगे, क्योंकि उसके पास जो है वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वो बंदा मे बी कि वो स्किलफुल होगा, ठीक है, किसी और एरिया में है तो इसका मतलब वो स्किलफुल होगा, लेकिन ICUs के हिसाब से या उधर जो है उसके पास कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी के पास स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है तो उस सर्टिफिकेशन के क्या फायदे पेशेंट के ऊपर या जो हमारी जो पेशेंट की फैमिली है, फैमिली के ऊपर या जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है उसका क्या इफेक्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें जो हम देखेंगे। उसके बाद एक नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है, हम बार बार बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आज हम ये देखेंगे कि एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, पेशेंट को कौन कौन से फायदे है उसके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो एक जब हम एक कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं तो हम एक वर्क एनवायरनमेंट बनाते थे, ठीक है। जब हम काम करते किसी एरिया में, फॉर एग्जांपल में जो है हम यहाँ पे काम करते हैं, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, ठीक है, तो ऑफिस में भी एक वर्क एनवायरनमेंट होता है हमारा, ठीक है, आपने प्रोफेशनली लोगों को डील करना है, ठीक है, तो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट जो हमने देखना है, फिर हमने ये देखना है कि उस हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, और उन कंपोनेंट्स की वजह से जो है वो पेशेंट के ऊपर, वो एम्प्लॉय के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो मैंने एक ऑफिस बनाया या मैंने एक हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, या मैंने कोई एक सेटअप बनाया, उस सेटअप में मेरे पास 10 15 20 लोग जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें जो एनवायरनमेंट दिया वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट दिया मैंने उन्हें, ठीक है, हेल्दी नहीं है एनवायरनमेंट। क्या वो लोग काम कर पाएंगे? नहीं, वो काम तो करेंगे लेकिन उनका जो इफेक्टिवनेस है काम के अंदर वो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग डिप्रेस्ड होंगे, वो लोग जो है वो काफी प्रॉब्लम आए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो मैं आप लोग के क्लास में से 5 लोग का ग्रुप बना देता हूँ और 5 के 5 में ऐसे लोग सेलेक्ट करता हूँ जिनकी आपस में किसी एक से भी नहीं बनती, 5 के 5 जो है वो एक दूसरे की दुश्मन है, तो क्या आप लोग काम कर पाओगे? हाँ, इंडिविजुअली आप लोग काम कर पाओगे, लेकिन ये जो कलेक्टिवली एक इफेक्ट आएगा, कलेक्टिवली जो एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट वो इफेक्ट जो है वो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो काम लेने के लिए या काम करने के लिए जो है ना एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जो है कि बहुत मस्ट है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है क्या और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट की कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से पिलर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एज ए नर्स जो है वो हमारा क्या रोल है एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम एक मॉडल पढ़ेंगे इसके अंदर जो कि साइनर्जी मॉडल के नाम से जाना जाता है।
साइनर्जाइज हम कैसे करते हैं, पेशेंट की केयर को ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक मॉडल बनाए, ठीक है, उस मॉडल को जो है वो हम इसमें देखेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे कि उस मॉडल के साथ जो है वो हम किस तरह काम करना है, ठीक है। उनकी ये वाली स्लाइड्स नहीं शो शो दूसरी स्क्रीन पे ये सिर्फ मॉडरेटर पे शो होती है, ये सिर्फ मॉडरेटर पे शो होती है, वो दूसरी से इधर इस तरह शो, इस तरह नहीं शो हो रही। अच्छा स्टूडेंट्स एक मिनट, ओके स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बड़ी जल्दी आए हो सारे, टाइम पर ऑनलाइन होया करो। आज तो खैर आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन लेक्चर जो है वो मैंने इसमें काफ़ी चेंजेस किए, तो टाइम पर ऑनलाइन हुआ करो ताकि चीज़ें जो है वो मिस ना हो, ठीक है। अगर किसी से कोई चीज़ जो है वो मिस हो जाती है तो वो मुझे अपनी जो है वो किसी अपने लेक्चर के दौरान भी बोल सकते हो, लेक्चर के बाद भी जो है वो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ओके चलो, वालेकुम अस्सलाम। चलो देखो अब ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये आज की हमारी जो है वो आज के लेक्चर की हमारी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हमने देख ली है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। कुछ बच्चे अभी आए हैं तो कुछ बच्चे अभी आए हैं तो हमने सिर्फ जो है वो आज के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिस्कस की है, ठीक है, कि आज हमने क्या क्या देखना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रिटिकल केयर नर्सिंग? 3 वर्ड्स है, क्रिटिकल केयर और नर्सिंग, 3 चीजें, क्रिटिकल है, केयर है और नर्सिंग है। नर्सिंग क्या है? जो केयर देने का एक प्रोसीजर है वो क्या है, वो असल में नर्सिंग है। जो केयर देने का एक प्रोसीजर है वो असल में क्या है, वो नर्सिंग है। केयर क्या है? ख्याल रखना। क्रिटिकल क्या है असल में? तो मेन चीज जो यहाँ पे वो क्या है, वो क्रिटिकल है, क्रिटिकल नर्सिंग है। The critical care nursing is the delivery of specialized care. क्रिटिकल है तो ये एक स्पेशलाइज्ड केयर है। अभी स्पेशलाइज्ड केयर जो है वो हम किसे देते हैं? इसके लिए हमारे जो पेशेंट्स हैं या इसके लिए जो हमारे रेसिपिएंट्स हैं, इसके लिए जो हमारे डोनर्स हैं, जो डोनर्स नहीं, जो रेसिपिएंट्स हैं, जो इस केयर को रिसीव कर रहे हैं, आया वो लोग जो है वो नॉर्मल है, वो लोग जो है वो कोई स्पेशल है? तो ये स्पेशलाइज्ड केयर है स्पेशलाइज्ड पेशेंट्स के लिए। वो स्पेशलाइज्ड पेशेंट्स कौन है? वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं।
ठीक है, वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है, दैट इज वंस हु हैव लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और इंजरीज। क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ये एक स्पेशलाइज्ड केयर है जो हम क्रिटिकली इल पेशेंट्स को देते हैं। वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स कौन है? जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस के साथ, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज के साथ हमारे पास आते हैं। अब ये कौन से पेशेंट्स हैं? ये वो पेशेंट्स हैं जो कि अनस्टेबल है, ये वो पेशेंट्स हैं जो कि स्टेबल नहीं है, जो कि अनस्टेबल पेशेंट्स हैं। इनकी कॉम्प्लेक्स नीड्स होती है, ठीक है। अब अनस्टेबल और कॉम्प्लेक्स नीड का क्या मतलब है? वो अनस्टेबल है, वो अपना जो है वो जो उसके डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो हुआ टोटली नहीं, टोटली बेड रिडन हम नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है कि टोटली बेड रिडन हो। फॉर एग्जांपल एक बंदे को जो है वो उसने जो है वो कोई चॉकिंग कर रहा है, कोई चीज जो है उसके गले में फंस गया है, कोई और इशू है, ठीक है, तो क्या वो टोटली बेड रिडन है? बेड रिडन नहीं है, लेकिन वो क्रिटिकल है। बेड रिडन नहीं है, लेकिन वो क्रिटिकल है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम बेड रिडन के बेड रिडन इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल केयर या क्रिटिकल इलनेस, ठीक है। बेड रिडन एक अलग चीज है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ जो क्रिटिकल इल पेशेंट है वो बेड रिडन होगा, ठीक है। तो ये कोई बहाना भी लगा सकता है कि बेड पे लेट जाए और कि मैं क्रिटिकली इल, ठीक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन ये कि हम ये नहीं कह सकते, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसने कोई चॉक किया, ठीक है, उसके गले में कुछ फंस गया है, ठीक है, उसकी जो है वो कोई स्टकिंग है, कोई चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो बेड रिडन है, ठीक है, या बेड पहले से जो है बेड रिडन, लेकिन वो पेशेंट हमारे पास जो है वो क्या है, वो क्रिटिकल, ठीक है। सो जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स आती है, ठीक है, बेड रिडन हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बेड रिडन जो है वही क्रिटिकल होंगे, ठीक है। ओके, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, उनकी कॉम्प्लेक्स नीड्स होती है, वो अनस्टेबल होती है, ठीक है, अनस्टेबल है, ठीक है, वो अपने जो रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर रहा, ठीक है, या जो उसके मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या, वो अनस्टेबल है अपनी कंडीशन के अंदर, ठीक है, उनकी कॉम्प्लेक्स नीड्स है, उनकी नीड्स ऐसी है जो कि सिंपली किसी एक चीज़ से जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्स नीड्स है। तो उन कॉम्प्लेक्स नीड्स की वजह से, उस अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है उसे क्या चाहिए, उसे एक इंटेंसिव केयर चाहिए, उसे एग्रेसिव केयर चाहिए, ठीक है, उसे क्रिटिकल केयर चाहिए, ठीक है। तो उस क्रिटिकल केयर के साथ, उस इंटेंसिव, उस एग्रेसिव केयर के साथ जो है वो हम क्या करते हैं, हम उन पेशेंट्स को डील करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम एक एग्रेसिव केयर देते हैं ना, तो उसमें विजिलेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विजिलेंट ऑब्जर्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आपकी कीन ऑब्जर्वेशन जो है वो मस्ट है उसमें, क्योंकि अगर आप लोग अपने माइंड में ले आओ किसी क्रिटिकल पेशेंट को जो कि आईसीयू में पड़ा है, जो कि सीसीयू में पड़ा है, जो कि किसी और क्रिटिकल एरिया के अंदर पड़ा हुआ है, उस पेशेंट को अपने जहन में लाओ, उसे वेंट लगाए, उसे जो है वो डिफरेंट मेडिसिन लग रही है, ठीक है, मल्टीपल साइट्स से लग रही है, ठीक है, मल्टीपल ट्यूब्स लगी है, मल्टीपल सप्लाईज लगी है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें लगी है। अब उन चीज़ों को डील करना, उन चीज़ों की सेटिंग करना, उन चीज़ों को देखना, इसके लिए हमें विजिलेंट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें कीन ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपने कीनली उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उन चीज़ों को देखना है, क्या है किसी चीज़ में प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसको मैंने सेट कैसे करना है, उसको मैंने ठीक कैसे करना है, उसको मैंने रीस्टोर कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखना है। अब इलनेस और इंजरीज जिनके साथ पेशेंट्स आते हैं, कॉमनली जिन इंजरीज के साथ पेशेंट आते हैं, जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स आती है, मोस्टली कौन किन किन इंजरीज के साथ आती है? अगर कोई गन शूट वोन के साथ आ रहा है तो क्रिटिकल, अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी के साथ आ रहा है, ऑटोमेटिक कोलिजन है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई जो है वो गिर गया है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, ट्रॉमेटिक इंजरीज है, ये सारे पेशेंट जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है, कोई हार्ट फेलियर के साथ आ रहा है, कोई एसीएस के साथ आ रहा है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, अनस्टेबल एंजाइना है, एंजाइना से एमआईज है, मायोकार्डियल इंफार्क्शंस। तो अगर इसके साथ पेशेंट्स आ रही है तो ये सारे पेशेंट्स हमारे लिए क्या है, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, ओके। अब 7 C's की बात करें तो
क्रिटिकल केयर के अंदर 7 C's है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपैशन के साथ आपने काम करना है, कम्युनिकेट करना है अपने पेशेंट के साथ, उनके फैमिली के साथ, ठीक है। आपने कम्युनिकेट करना है तो आपने उनके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है, आपने उनके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। आपने झूठ नहीं बोलना, आपने फॉल्स होप नहीं देने कि नहीं आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर आपने इस तरह कहा और कल को अगर उस पेशेंट की डेथ होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। उनने सबसे पहले आपको पकड़ लेना कि आप तो 10 मिनट पहले आप कह रहे थे कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, डेथ कैसी हुई, ये जरूर आपने कुछ किया हो, ठीक है। तो आपने हमेशा ऑनेस्ट रहना, फैमिली के साथ, पेशेंट के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना। दूसरी बात है कंसिडरेशन। पेशेंट के, उनके रिलेटिव्स की, उनके फैमिली की और आपके कलीग्स की जितनी भी कंसिडरेशंस होती है उनको कंसिडर करना है, कन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट करनी कि अगर एक बंदा कुछ और कह रहा है आपने उसे कुछ और कह दिया, ठीक है, आप फजूल में उन्हें जो है वो कंफ्यूज कर रहे हो। तो कंफ्यूज नहीं करना किसी को, ठीक है। आपने उनकी जितनी भी कंसिडरेशंस होती है, आपने उनकी जितनी भी डिमांड्स होती है या उनकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने केयरफुली आंसर करना है, केयरफुली सुनना है, फिर केयरफुली डील करना है। उसके बाद एक कंफर्ट, जो सफरिंग है ना उनको प्रिवेंट करना है, कंफर्ट देना है, सिंपल बात है, कंफर्ट देना है। कंफर्ट क्या है? पेन फ्री करना है उन्हें, जो है वो आपने, अगर पेशेंट जो है उसे नींद नहीं आ रही, ठीक है, उसके लिए आपने सारी चीजें करनी है कि उसको स्लीप किस तरह प्रमोट करना है, ठीक है, लेकिन उसे जो है वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखना है। उसके बाद एक केयरफुलनेस, अवॉइडेंस ऑफ इंजरी। आपने काम कर रहे हो, ठीक है, मुख्तलिफ शार्प चीज़ों के साथ आप डील कर रही हो, तो आपने ना उसे इंजरी करानी है ना खुद को इंजरी करानी है, दोनों को जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरी बात जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी केयर के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मॉर्निंग पे था, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने किसी को वर्ड नहीं दिया, पेशेंट को छोड़ दिया, तो उसकी केयर में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। मैंने प्रॉपरली पेशेंट को ओवर करना है नेक्स्ट स्टाफ को, फिर निकलना, ठीक है। ये एथिकल वैल्यूज के अंदर आती है चीजें, क्योंकि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट की केयर की वजह से आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो अगर आप उस पेशेंट की सही तरह केयर नहीं करते तो आप हराम कमा रहे हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेशेंट को सही तरह से जो है वो हैंड ओवर करके जो है जाओ। उसके बाद एक क्लोजर है, ठीक है, एथिक्स, एथिकल वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखना है उन चीज़ों में, क्योंकि हम जब क्रिटिकल एरिया में काम करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज आती है, ठीक है, मेडिसिन का इशू आ गया, या मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 पेशेंट्स हैं, मैं एक पेशेंट को जो है वो 5 घंटे में एक पेशेंट पे लगाता हूँ, 1 घंटा में दूसरे को देता हूँ, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ टाइम का, एलोकेशन बेड्स का, एलोकेशन ऑफ सप्लाईज का, ठीक है। इसके अलावा उनकी बिल का, उनकी जो है वो बाकी चीज़ों का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो आपने ख्याल रखना है। सो अभी क्रिटिकल केयर नर्स कौन होता है? A critical care nurse is a certified licensed professional nurse who is responsible for ensuring that acutely and critically ill patient and their family receive an optimal care. ये क्रिटिकल केयर नर्स कौन होता है? क्रिटिकल केयर नर्स जो है एक सर्टिफाइड लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स होता है, सर्टिफाइड लाइसेंस प्रोफेशनल। सर्टिफाइड वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है, क्यों किया आगे बताता हूँ, ठीक है। उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और वो इस बात की गवाही देगा, इस बात को कंफर्म करेगा कि जो एक्यूटली और क्रिटिकली इल पेशेंट मेरे पास आया हुआ है, जो एक्यूटली क्रिटिकली इल पेशेंट के साथ उसकी फैमिली आई है, वो लोग एक ऑप्टिमल केयर रिसीव कर रहे हैं। तो एक लाइसेंस, तो क्रिटिकली केयर नर्स कौन होगा? क्रिटिकल केयर नर्स होगा जो कि एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स होगा, जो कि पेशेंट और उसके फैमिली को एक ऑप्टिमल केयर देगा। अब सर्टिफिकेशन की हम बात क्यों करते हैं?
क्या ज़रूरत है सर्टिफिकेशन की? काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सर्टिफाइड नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो स्किलफुल होते हैं, उनके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेशन जो है वो एक अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है, AACN, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सेज। अमेरिकन एसोसिएशन क्रिटिकल केयर नर्सेज हमेशा ये इस कोशिश में लगी रहती है कि जो क्रिटिकली केयर नर्स है या जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है, ये जो है ये हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाए, ये हमेशा जो है ये प्रमोट कर ले, ये हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो इस लिहाज से ये लोग क्या करते हैं, जो AACN है वो कहते हैं कि जो नर्स प्रोफेशनल है ना, जो प्रोफेशनल नर्स है उसे चाहिए कि वो हमेशा अप टू डेट रहे, वो हमेशा जो है वो न्यू नॉलेज जो है वो गेन करे, हमेशा जो है वो लर्निंग फेज में रहे, हमेशा जो है वो चीज़ों को सीखता रहे। तो इन चीज़ों के लिए हमेशा सीखने के लिए, हमेशा जो है वो अप टू डेट रहने के लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है वो सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ओके। गुलाम फातिमा कह रहे सर जो लोग सर्टिफाइड होते हैं उन्होंने स्पेशली फोकस स्टडी की होती है और अबाउट देयर स्पेसिफिक एरिया, बिल्कुल ऐसा ही है। सर्टिफिकेशन के फायदे हैं, ये नहीं है कि सर्टिफिकेशन के फायदे नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेशन का मतलब असल में क्या है? सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आप उस चीज़ में जो है वो स्किलफुल। फॉर एग्जाम्पल जो ACLS और BCLS है, बेसिक जो लाइफ सपोर्ट है, BLS जिसे हम कहते हैं, बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट या बेसिक लाइफ सपोर्ट या जो एडवांस के लाइफ सपोर्ट है। ठीक है, इसमें एडवांस कार्डियक जो लाइफ सपोर्ट है एडवांस के, अब इसमें क्या है, वो आपको कब मिलता है सर्टिफिकेट कब मिलता है? सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप 100% उस चीज में स्किलफुल हो जाओ। अगर आप 99% भी हो ना, आपको सर्टिफिकेट नहीं देते वो लोग। सर्टिफिकेशन का मतलब भी यही है कि आप किसी चीज में 100% स्किलफुल हो। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है? सर्टिफिकेशन, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है ना, यहाँ हमारे पाकिस्तान की सर्टिफिकेट नहीं, जो कि मोस्टली लोग जो है वो किसी को कॉल करके या किसी को मैसेज करके या जो है वो ताल्लुकात के बेस पे सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेते और अपने पास रख लेते, ऐसे सर्टिफिकेट्स नहीं। पाकिस्तान में ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में सिर्फ इस तरह होता है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी जगह है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे जो है वो ग्रुप्स जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज जिसे हम कह सकते हैं, वो लोग काम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो एक वैलिड जगह से सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आप उस काम में जो है वो 100% जो है वो स्किलफुल हो। ठीक है, तो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन हमेशा इस, या अमेरिकन जो एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सेज, हमेशा इस कोशिश में रहती है कि हमारी जो नर्सेज है क्रिटिकल एरिया के, वो हमेशा जो है वो अप टू डेट रहे, स्किलफुल रहे, ठीक है, और सर्टिफाइड रहे। अब सर्टिफिकेशन के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। सर्टिफिकेशन का फ़ायदा अब हम देख रहे हैं कि सर्टिफिकेशन के क्या फ़ायदे हैं, पेशेंट और फैमिली को क्या फ़ायदा देता है सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयर्स जो हमारे हायर्स है, जो हमारी जो है वो हॉस्पिटल्स है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्हें क्या फ़ायदा है, और नर्सेज देमसेल्व्स, नर्सेज को क्या फ़ायदा है, ये चीज़ें हम अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो देखते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके, अब पेशेंट और फैमिली को सर्टिफिकेशन की क्या फायदे हैं? द सर्टिफिकेशन वैलिडेट टू पेशेंट एंड फैमिली दैट a nurse caring for them have experience and knowledge। पहली बात क्या है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर एक बंदा सर्टिफाइड है ना, एक बंदे के पास सर्टिफिकेशन है, तो पेशेंट और फैमिली दोनों जो है वो श्योर होते हैं इस बारे में कि ये जो बंदा हमें केयर दे रहा है, ये जो बंदा हमारी केयर कर रहा है, ये जो बंदा जो है वो हमें देख रहा है, हमें सुपरवाइज कर रहा है, ये बंदा जो है ये स्किलफुल है, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास नॉलेज है, इस वजह से ही क्योंकि इसने स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन की। कुछ लेक्चर जो है वो हम रिपीट करेंगे
वो इसलिए रिपीट करेंगे कि इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो है वो ऐड की है। देखिए जिस तरह ये लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर पहले लेक्चर में हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी, सर्टिफिकेशन की वैल्यूज और इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ी थी। तो इस वजह से जो चीज़ें मैंने ऐड की है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, अब मैं मुख्तलिफ बुक्स को 2-3 बुक्स को और साथ में स्लाइड्स वगैरह सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए, कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से जो है वो कुछ चीज़ें हम रिपीट करेंगे। ओके, सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू ये कि पेशेंट और फैमिली को ये श्योर होता है कि जो बंदा हमें केयर दे रहा है वो बंदा क्या है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है। दूसरा क्या है? एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इनेबल नर्सेस टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू क्लिनिकल सिचुएशन मोर क्विकली। अगर एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है, अगर एक बंदे के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस और नॉलेज तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आपको इस काबिल बनाता है कि आप जल्दी से किसी क्लिनिकल सिचुएशन को जो है वो आप पकड़ के उसको रिस्पॉन्ड करके उसे जो है वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हो। 3 चीज़ें होती हैं, कोई भी सिचुएशन आता है सबसे पहले उस सिचुएशन को डिटेक्ट करना है, उस सिचुएशन को जो है वो देखना है कि ये सिचुएशन आ रही है, फिर उस सिचुएशन को आप रिस्पॉन्ड किस तरह करते हो, और अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे तो आप कितनी जल्दी या कितना जल्दी जो है उस सिचुएशन को डील करते हो। 3 चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफिकेशन है, रिस्पॉन्ड है और सोल्यूशन है। तो अगर एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है, एक बंदे के पास नॉलेज है, एक बंदा सर्टिफाइड है, तो वो जल्दी से किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और जल्दी से उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये पेशेंट और फैमिली के लिए फ़ायदेमंद है। रिसर्च स्टडीज़ कह रही है कि आजकल जिन नर्सेस के पास सर्टिफिकेशन है, जिन नर्सेस के नॉलेज जो है वो सर्टिफिकेशन के थ्रू जो है वो वैलिडेट हुई है। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? नॉलेज तो ऑलमोस्ट मतलब हर बंदे के पास होता है, लेकिन सर्टिफिकेशन जो है उस नॉलेज को वैलिड कर देता है कि ये चीज़ बंदे के पास नॉलेज है ना, ये वैलिड है, ये ठीक है। क्या अपने नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो हर बंदे के पास होता है, लेकिन सर्टिफिकेशन एक वैल्यू देता है उस नॉलेज को कि इस बंदे के पास जो नॉलेज है ना वो असल में क्या है, वो वैलिड नॉलेज है। तो वो हमें वैलिड कर देती है कि ये बंदा जो है ये कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो डिसीजन ले सकता है और इसकी डिसीजन की आउटकम जो है वो ऑप्टिमल आएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन क्या कह रही है? सर्टिफिकेशन कह रही है कि इस बंदे के पास जो नॉलेज है ना वो वैलिड नॉलेज है। ठीक है, इसकी ये जो डिसीजन लेगा वो कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेगा और इस डिसीजन की वजह से जो आउटकम्स आ रहे हैं वो ऑप्टिमल आउटकम्स हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो नर्सेज जो कि सर्टिफाइड है वो मोस्टली कमिटेड होते हैं कि हमने कॉन्टीन्यूसली जो है वो लर्निंग करनी है, हमने कॉन्टीन्यूसली जो है वो पढ़ना है। ठीक है, हमने आगे आगे पढ़ना है, हमने नई चीज़ों के बारे में पढ़ना है, नई रिसर्चेस के बारे में पढ़ना है। तो जो उनके लिए फिर मल्टी सिस्टम पेशेंट्स या जो मल्टी डिसऑर्डर्स के साथ पेशेंट्स आते हैं उनको डील करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उन्हें नई चीज़ों को देखता है, मुख्तलिफ लिंक्स बनाता है चीज़ों की कि अगर इस तरह के इशू आ रहा है तो ये हो सकता है, ये इशू आ रहा है तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें वो देख सकता है क्योंकि वो बंदा सर्टिफाइड है, वो बंदा जो है वो उसके पास नॉलेज है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन की क्या क्या फ़ायदे पेशेंट और फैमिली के लिए? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उन्हें पता होता है कि ये बंदा जो हमें केयर कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड है। दूसरा ये है कि वो बहुत जल्दी किसी सिचुएशन को जो है वो देखेगा, उसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ये है कि सर्टिफिकेशन जो है वो ये कहता है कि ये बंदा जो है वो ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो डिसीजन लेगा और उस डिसीजन के ऑप्टिमल आउटकम्स आएंगे। इसके अलावा ये बंदा जो है ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो लर्न करेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी इशू आया पेशेंट की सिचुएशन के अंदर या पेशेंट का सिचुएशन अगर बद से बदतर हो रहा है तो ये बंदा जो है ये डील कर लेगा क्योंकि इसके पास नॉलेज है, ये बंदा सर्टिफाइड है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? या तो कोई क्वेश्चन?
अब एम्प्लॉयर्स को कौन कौन से फायदे होते हैं? एम्प्लॉयर्स कौन होता है? जो हमें हायर करता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या, वो एम्प्लॉयर है। जो हमारा हॉस्पिटल है वो एम्प्लॉयर है हमारा। एम्प्लॉयर को ये फायदा होता है कि जो बंदा मेरे साथ काम करे, टू एम्प्लॉयज दैट द नर्स वर्किंग has the knowledge and experience to work efficiently to promote optimal patient outcome. मैं एक सर्टिफाइड बंदी को जो है वो हायर कर रहा हूँ अपने पास, ठीक है, कि मेरे पास जो नर्सेज है, मेरे पास जो स्टाफ है वो सर्टिफाइड है, वो एक्सपीरियंस्ड है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस का ये फ़ायदा होगा कि वो एफिशिएंटली काम करेंगे। जितना एफिशिएंटली वो काम करेंगे, इतना पेशेंट जो है वो ठीक हो, जल्दी ठीक होगा। और अगर पेशेंट जल्दी ठीक हो रहा है तो उसके आउटकम जो है वो अच्छे आ रहे हैं, तो वो आगे जाके जो है वो लोगों को कहेंगे कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ की नर्सेज अच्छी है, यहाँ का जो स्टाफ है वो अच्छा है, यहाँ का जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो अच्छा है। तो मेरा रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा, मुझे मेरे हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। बिजनेस टाइप दूसरा क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्टिफिकेशन को वैल्यू देता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो टर्नओवर होता है ना वो कम होता है। टर्नओवर का क्या मतलब है? टर्नओवर का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ छोड़ के जो जा रही है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के कितने बच्चे हैं, 44 बच्चे, अगर आप लोगों को अच्छी तरह डील करेंगे तो आप लोग सारी इधर काम करोगे। अगर अच्छी तरह डील नहीं करेंगे तो आप लोग छोड़ के जाओगे, ठीक है। तो छोड़ के जाने को क्या कहते हैं? टर्नओवर कहते हैं। जब छोड़ के जाती है लोग तो टर्नओवर जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को सही तरह डील कर रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस को, आपकी सर्टिफिकेशन को मैं वैल्यू दे रहा हूँ, आपको वैल्यू दे रहा हूँ, तो आप छोड़ के नहीं जाओगे। रिटेंशन रेट जो है वो इम्प्रूव होगा, लोग यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए काम करेंगे, ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे रहेंगे। तीसरा फायदा क्या है? जिनके पास सर्टिफिकेशन होती है ना वो क्या करती है, ये मेरे लिए भी ये फायदा है। अगर मैं पब्लिक को अच्छी तरह जो है वो डील कर रहा हूँ, कंज्यूमर्स के साथ जो है वो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है, या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट, उसकी वजह से भी मुझे फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो सर्टिफाइड नर्सेज हैं, लोग भी मेरे साथ जो है वो खुश हैं, लोग भी मेरे इस हॉस्पिटल से जो है वो खुश हैं। और उसके अलावा जो क्रेडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, क्रेडेंशियलिटी जो देती है, जो JCI है, जो अमेरिकन नर्सिंग क्रिटिकल केयर नर्सेज जो एसोसिएशन वगैरह है, ठीक है, वो लोग भी ये कहेंगे कि इस बंदे के पास जो है वो वैलिड लोग हैं, इस बंदे के पास एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इस बंदे के पास जो है वो नॉलेजेबल लोग हैं। तो इस बंदे को जो है वो आप सर्टिफाइड कर लो, आप जो है इस हॉस्पिटल को जो है एक स्टैंडर्ड बना लो। इस तरह हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में JCI से जो है वो 3 जो है वो एक्रेडिट हॉस्पिटल्स है, आगा खान है, शौकत खान में और शिफा इंटरनेशनल है। अब ये जो क्रेडेंशियलिटी मिलती है, ये जो सर्टिफिकेशन मिलती है, ये लोगों के बेस पे मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा हॉस्पिटल जो है वो बड़ा अच्छा है, मेरे पास जो है वो मैं JCI हूँ, और मेरे पास लोग ऐसे जिन्हें कुछ नहीं किया, जिन्हें कप नहीं आता, जिनके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता, जो जिन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो क्या उन्हें एक मिनट भी नहीं लगेगा मेरा सर्टिफिकेशन कैंसिल करने में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि क्रेडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो जैसी है या अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन जो है वगैरह है, इसके अलावा हमारी कुछ लोकल क्रेडेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, ठीक है, जो एक्रेडिटेशन देते हैं। पंजाब हेल्थ कमीशन है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो PNC है हमारी, PMDC है हमारी, ठीक है, वो भी चीज़ें देखती रहती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चीज़ें देखती है। पाकिस्तान के अपने काउंसिल्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो देखते रहते हैं। तो अगर किसी के हॉस्पिटल में सही काम नहीं हो रहा, ठीक है, किसी के पास जो है वो लोग अच्छे नहीं है, तो कल को जो है वो गवर्नमेंट क्या कर लेगा, मेरा हॉस्पिटल जो है वो सील कर लेगा, ठीक है, मुझे कहेगा भाई आप बंद कर लो, आपके पास लोग ही नहीं है, काम करने वाले लोग है ही नहीं, नॉलेजेबल लोग ही नहीं है, सर्टिफाइड लोग ही नहीं है, तो आप काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन की एम्प्लॉयर्स के लिए भी जो है वो बड़ा फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अब नर्सिस को क्या फ़ायदा है? नर्सिस को ये फ़ायदा है कि मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने प्लानो डिग्री भी है, मेरे पास ये अचीवमेंट्स हैं। तो एक सर्टिफिकेशन जो है ये प्राइड, ये अचीवमेंट है आपके लिए।
दूसरा ये आपको एक कम्पिटिटिव एज देता है। कम्पिटिटिव एज का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं भी बीएसएन हूँ, दूसरा भी बीएसएन है, हम दोनों जो है वो एक जॉब के लिए जाते हैं। मेरे पास सिर्फ बीएसएन हो और दूसरा बंदा जो है वो बीएसएन भी है, उसके पास कुछ सर्टिफिकेशन भी है, तो जॉब उसे मिलेगी। मेरे नंबर ज्यादा भी है तब भी जॉब उसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है। अब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन ये भी नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी जॉब के साथ लिंक्ड ही ना हो। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो जा रहा हूँ कि मैंने नर्सिंग के लिए जाना है, पर मेरे पास स्किल्स जो है वो इंजीनियरिंग की हो, तो ऐसे नहीं। ठीक है, सर्टिफिकेशन या जो स्किल्स है वो रिलेटिव होनी चाहिए, रिलेटिव होनी चाहिए, जो आपकी जॉब के साथ रिलेटिव हो। ठीक है, रिलेट कर रहे हैं कुछ ना। तो ये चीजें हमें जो है वो एक कम्पिटिटिव एज देता है। ठीक है, हमें कंपटीशन, अगर मेरे पास जॉब सर्टिफिकेशन है तो जॉब मुझे मिलती है। कंपटीशन में एक एज देता है हमें। करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ज्यादा होती है, प्रमोशंस जो है वो हमारी जल्दी होती है। इसके अलावा जो एक सर्टिफाइड नर्स होता है ना, लोग जो है ना उसे ज्यादा जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। लोग उनकी इज्जत करते हैं कि यार ये बंदा नॉलेजेबल है, ये बंदा जो है स्किलफुल है, इसके पास पता नहीं कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है। तो आपके, अगर आपके सर्टिफिकेशन है तो लोग आपके साथ बोलने से पहले जो वो सोचते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन की कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी है। पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, सैलरी भी ज्यादा होती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर किसी के पास जो सर्टिफिकेशन है तो इस बंदे की सैलरी जो हो सकता हो। ठीक है, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है, एक्स्ट्रा डिप्लोमा है, तो आपको उस डिप्लोमे के या उस डिग्री की स्पेसिफिक पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा। स्पेसिफिक उस सर्टिफिकेशन उस डिग्री की होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक उस सर्टिफिकेशन उस डिग्री की होते हैं जो आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये चीज न्यू थी इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ाई है, और वैसे भी आप लोगों का फर्स्ट है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, गुलाम फातिमा का क्वेश्चन आया। अच्छा, गुलाम फातिमा क्या कह रही है? सर, एक पर्सन है जिसने स्पेशलाइजेशन भी की हो और वो बीएसएन भी हो, लेकिन बेड साइड पे उससे बैठे 10 ईयर्स हो गए हो, तो उसकी स्किल जीरो हो गई होगी। तो डेफिनेटली जो सिंपल बीएसएन होगा लेकिन स्किल उसे प्रेफर किया जाएगा। क्या मतलब? बेड साइड पे एक बंदा 10 साल से है और उसकी स्किल जो है वो जीरो होंगे, कैसे? हो ही नहीं सकता। मुबशरा बुक अभी परचेज करने के, अगर किसी ने परचेज करनी हो तो होलिस्टिक नर्सिंग केयर जो बुक है पेट्रिशिया की, वो ले लो। और अगर किसी को चाहिए हो तो मैं ग्रुप में आज जो है वो सेंड कर दूँगा किसी को। लेकिन वो बुक अच्छी है, इजी भी और अच्छी बुक है, अगर किसी ने लेनी हो तो। अच्छा, नहीं बेड साइड नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं है। अब एज मिलता है लेकिन सर्टिफिकेशन का, स्किल्स के बगैर सर्टिफिकेशन का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उस बंदे के पास स्किल्स नहीं होंगे। अगर एक बंदा सर्टिफिकेशन है, ठीक है, 10 साल से, अगर एक बंदा साइट भी बैठा है ना, उसे 10 दिन लगेंगे दोबारा से अपने फॉर्म में आने के लिए। अगर एक बंदे के पास स्किल्स हो, ठीक है,
और स्किल्स उसकी ठीक है और वो कुछ दिनों से जो है वो साइड पे बैठा है, तो उसकी स्किल्स वापस आने में कुछ ही दिन लगते हैं, उसको दोबारा से वही उसी तरह स्किलफुल हो जाएगा। यही सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं मेरे पास जो है कोई एक्स्ट्रा डिग्री आती है, कोई मैनेजमेंट की डिग्री आती है, कोई जो है वो MPH है, कोई कुछ भी है, MSN है, कुछ भी है, तो उस डिग्री के स्पेसिफिक आपको पैसे मिलते हैं कि आपने ये भी किया है तो इसकी वजह से ये 2000, ये 4000, ये 5000 आपकी ज्यादा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स है ना। बुक अगर किसी को चाहिए तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई और क्वेश्चन, मैं तब तक आप लोग की अटेंडेंस लगा लेता हूँ, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछो। स्टार्टिंग की 15 मिनट्स में आपने कुछ पढ़ाया तो अच्छा, ठीक है। स्टार्टिंग की कुछ जो चीज़ें मैंने जी मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग की चीज़ें जो है वो मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग की 15 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे, ठीक है, कि आज हमने क्या क्या पढ़ना है। तो हमने सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस की है, थोड़ी सी जो है वो जनरल चीज़ें डिस्कस की है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, उसकी 7 C's क्या है, ठीक है। और एक यूनिट हम कह सकते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैंने एक हॉस्पिटल सेटअप अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक हेल्थ केयर सेटअप बना लेता हूँ, तो किसी एरिया को मैं क्रिटिकल एरिया का नाम कब दूंगा, ठीक है, तब दूंगा जब वो स्पेशलाइज्ड हो। अब स्पेशलाइज बनने के लिए उसे स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ेगा, स्पेशली डिज़ाइन के बाद फिर उसे स्पेशली इक्विप्ड करना पड़ेगा, स्पेशली इक्विप्ड के बाद जो है मैं फिर स्पेशल लोग मुझे चाहिए उस एरिया को चलाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उसके कौन कौन से लेवल्स है वो चीज़ें हम देखेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी अभी इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक हेल्दी केयर एनवायरनमेंट क्या है, हेल्दी केयर एनवायरनमेंट के कौन कौन से जो है वो इफेक्ट्स आएंगे, कुछ वो हमने डिस्कस किए थे स्टार्ट में। हेल्दी केयर एनवायरनमेंट जो है वो हम किस तरह बनाएंगे, किस तरह इंप्रूव करेंगे, प्रमोट कैसे करेंगे, और साइनर्जी मॉडल क्या है, ठीक है। तो ये स्टार्ट की कुछ चीज़ें थी। दूसरी जो इसके अंदर जो चीज होती है वो ब्लॉक्स की और ठीक है, दूसरी वेब 33% का पोर्शन है वो बना दिया है पोस्टोइड, और पोस्टोइड क्या है, कोलेजन 5%, ठीक है, कोलेजन 5%।
ओके स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का लेक्चर जो हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं, और इंशाल्लाह कल हम ICUs के लेवल्स और फिर उसके बाद जो है वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और बाकी चीज़ें जो है वो देखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। फाइनल ईयर। अच्छा मेरा अच्छी मुझे तो थर्ड ईयर तो हाँ। ओके गॉट इट आ गई। बाय बड़ा भाई।